तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की दावेदारी से अपने आप को खुद को अलग कर लिया है। एकनाथ शिंदे जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2022 की तस्वीर। तब एकनाथ शिंदे 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने थे। सीएम बनने के बाद दिल्ली का पहला उनका दौरा था। दिल्ली में उन्होंने 9 जुलाई 2022 को तत्कालीन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी पीएम से कई मर्तबा दिल्ली, मुंबई में बतौर सीएम मुलाकात हुई, लेकिन अब सीएम के तौर पर शिंदे की यह मुलाकात आगे नहीं होगी। शिंदे ने आज सीएम की कुर्सी से दावेदारी वापस ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पीएम का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर रहेगा। शिंदे के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता सुकून में हैं। शिंदे ने सरेंडर क्यों किया, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आज इसको हम करने वाले हैं डिकोड। शाम करीब 4 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। कह दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी बात हो गई है। बीजेपी का जो भी सीएम होगा उसे उनका समर्थन होगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। साफ है कि शिंदे सीएम नहीं हो रहे हैं। श्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे 3 दिनों से जो उनके समर्थक मंदिर मंदिर की दौड़ लगा रहे थे, उनकी पुकार नहीं सुनी गई। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दं। नई सरकार में शिंदे की भूमिका क्या होगी ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन तमाम तरह की अटकलों के बीच शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़ी बातें कहीं और उनकी 3 बातों ने 4 दिन से चल रहे सस्पेंस से पर्दा हटा दिया। पहली बड़ी बात ये कही कि पीएम मोदी, अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। दूसरी बड़ी बात ये कही कि बीजेपी का जो भी सीएम होगा उन्हें उनका समर्थन रहेगा। और तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने जो कही वो ये है कि ना तो वो नाराज हैं और ना ही दुखी। चुनाव के नतीजे के बाद लगातार शिंदे गुट से बयानबाजी शुरू थी। शिंदे गुट के समर्थक लगातार अलग अलग थ्योरी भी पेश कर रहे थे। सोमवार को एकनाथ शिंदे नाराज होने की भी खबर आई, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सभी दावे और सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगाया और भाजपा के लिए मैदान खाली कर दिया। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। अब 2 सवाल हैं। पहला कि बीजेपी किसे सीएम बनाएगी, दूसरा कि शिंदे ने सरेंडर क्यों किया। सबसे पहले सवाल के जवाब को तलाशते हैं। बीजेपी की तरफ से एकमात्र जो फ्रंट रनर हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। पूरे चुनाव प्रचार में फडणवीस ही स्थानीय स्तर पर बीजेपी का चेहरा थे। उन्होंने अपने बयानों से कैंपेन को धार दी। चुनाव नतीजों के बाद उन्हीं के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन जब तक फैसला ना हो जाए तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना अटकलबाजी ही मानी जाती है। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में जब नेता चुना जाएगा तब जाकर तस्वीर साफ होगी कि शपथ कौन लेगा। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिसंबर को नई सरकार का मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी साफ हो चुका है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सीएम बनने नहीं जा रहे। सीएम बीजेपी से होगा। ज्यादा उम्मीद देवेंद्र फडणवीस की है, लेकिन सवाल यह है कि शिंदे ने मैदान आखिर छोड़ा क्यों? अगर नतीजा शिंदे पहले से जान रहे थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में उन्होंने 4 दिनों का वक्त क्यों लगाया? सबसे पहले शिंदे की दावेदारी की टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, जिससे मालूम चलेगा शिंदे ने आखिर कैसे महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस को बढ़ा रखा था। 23 नवंबर को नतीजे सामने आए तो शिंदे ने कहा कि ज्यादा सीट का मतलब सीएम नहीं होता। मतलब बीजेपी की दावेदारी पर उन्होंने उसी दिन सवाल उठाए थे। 24 नवंबर को समर्थकों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। 25 नवंबर को रात 9 बजे जब मैं शो कर रही थी, उस वक्त हमारे रिपोर्टर ने बड़ी खबर दी कि शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। 26 नवंबर को खबर यह आई कि शिंदे गुट ने अजित पवार गुट से समर्थन की मांग की है। 4 दिनों तक सियासी पारा हाई रहा और आज 27 नवंबर को शिंदे ने सीएम की कुर्सी पर दावा छोड़ दिया।
कह दिया कि बीजेपी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना ले, उनका समर्थन जारी रहेगा। सीएम के सरेंडर मोड में जाने की वजह जानेंगे, लेकिन पहले एक रील दिखाते हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि शिंदे को सीएम बनाने के लिए समर्थकों ने किस तरह से माहौल बनाकर रखा हुआ था। सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने एकनाथ शिंदे का फेस जो महाराष्ट्र में अभी चलता है, आने वाले चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, उसमें ये सब काम में आ सकता है। हमने ना रात दिन मेहनत किया है शिंदे साहब के लिए, और शिंदे साहब भी 10-10 घंटा काम किए। शिंदे साहब को फिर से सीएम बनाने का है। अनेक लोगों की भी इच्छा है, जो उन्होंने एक कॉमन मैन करके काम किया है, खुद को सिर्फ सीएम न समझते हुए इतनी सारी योजनाएं, ही वाज लीडिंग द गवर्नमेंट। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं, हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। हमारी तो दिलो दिल मांग रहेगी कि वो बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एफर्ट दिया। शिंदे ग्रुप की ओर से जारी किए गए इस रील से साफ है कि शिंदे का खेमा एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए पूरी ताकत लगाकर रखा हुआ था, लेकिन नतीजों के 4 दिन के बाद पासा पलट गया। शिंदे को सरेंडर मोड में जाना पड़ा। सवाल यह है, इसके पीछे शिंदे की कोई सियासी सोच है, रणनीति है, या फिर बीजेपी का दबाव? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का एक और बयान सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सुनिए। निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री को समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, अपने आप को कॉमन मैन बताया और महाराष्ट्र की जनता का लाडला भाई करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने खुद को कॉमन मैन बताया। महाराष्ट्र का सीएम चुनने का फैसला पीएम मोदी और अमित शाह पर छोड़ दिया। ऐसे में शिंदे को क्या मिलने वाला है, अब जरा वो जान लेते हैं। क्या शिंदे नई सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं? क्या शिंदे को कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या कुर्बानी के बदले शिवसेना को केंद्र और राज्य में ज्यादा मंत्री पद मिलेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब एकनाथ शिंदे उनकी सरकार में मंत्री थे। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे सीएम बने, तब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब वक्त का पहिया घुमा है और देवेंद्र फडणवीस सीएम के कुर्सी के नजदीक हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस अब सीएम बनने जा रहे हैं? खबर है कि महाराष्ट्र के तीनों बड़े नेता एकनाथ शिंदे, अजित पवार के साथ कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है। शिंदे रेस से आउट हैं, अजित पवार दावेदार हैं नहीं, इसीलिए माना जा रहा है कि फडणवीस के नाम पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। अब सवाल यह है, आखिर फडणवीस ही क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। देवेंद्र फडणवीस के नाम का अभी औपचारिक ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक महाराष्ट्र के नए सीएम के लिए जिस एक नाम की चर्चा है, वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। 5 साल पहले फडणवीस ने विधानसभा में ये बयान दिया था। मौके पहले भी 3 बार आए, लेकिन कुर्सी के करीब आकर भी दूर रह गए। अब बीजेपी की प्रचंड जीत का न श्रेय सिर्फ उनके पास, बल्कि सीएम की कुर्सी के स्वाभाविक दावेदार भी वही माने जा रहे हैं। महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी, उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इस बार 132 सीटें जीती हैं। शिंदे की शिवसेना के पास 57, अजित पवार की एनसीपी के 41 विधायक हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के वो योद्धा माने जा रहे हैं, जिन्होंने वोट जिहाद और धर्म युद्ध के बयानों से चुनावी बाजी पलट दी। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है।
चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस ने न सिर्फ आक्रामक रुख अपनाया बल्कि अपने बयानों से खुद को हिंदुत्व का नया झंडा बरदार बना लिया। चुनाव नतीजे आए तो फडणवीस सियासी बाजीगर बनकर उभरे और उन सीटों पर महायुति का झंडा फहरा दिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इनमें से 14 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 6 सीट शिंदे की शिवसेना को मिली है। 2 सीट अजित की एनसीपी ने जीती है। यानी 38 में से 22 मुस्लिम बहुल सीट बीजेपी के खाते में आ गई हैं। इन सीटों के लिए फडणवीस ने चुनाव से पहले खास रणनीति तैयार की थी। वोट जिहाद का नारा बुलंद किया था। ध्रुवीकरण की धार ने फडणवीस को सबसे बड़ा विजेता बना दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।